Hello and good morning students of class 11th. Today in our business studies class, we are continuing our unit number 2. It is our last topic and today we will learn about the prospectus. आज हम prospectus के बारे में समझेंगे कि क्या होता है prospectus. Prospectus देखिए एक बहुत ही important डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जो आगे बढ़ाना चाहते हैं अपना बिजनेस. अब प्रोस्पेक्टस में होता क्या है, इतना ज़रूरी क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे. इससे पहले हम दो डॉक्यूमेंट्स पहले पढ़ चुके हैं. किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन में किन दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड वन इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. दिस इज़ द थर्ड डॉक्यूमेंट. जो हमारा प्रोस्पेक्टस है ये थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी होती है अबाउट द कंपनी. ये कब दिया जाता है, जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक से, जनरल पब्लिक से इनवाइट कर रही हो शेयर्स और डिबेंचर्स. ठीक है, उनको इनवाइट कर रही हो जनरल पब्लिक को कि आप हमारे कंपनी के आके शेयर्स और डिबेंचर्स या प्रेफरेंसेस या जो भी है वो परचेज करो. ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो जनरल पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं कर रही है, उनसे पैसे नहीं मांग रही है, शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट नहीं कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर कोई कंपनी ऐसी है, जैसे हम मान के चलते हैं प्राइवेट कंपनी जो हमारी होती है, उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो अपना बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी it is mandatory for it to issue a prospectus. ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस इशू करना. क्यों? क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट अगर करती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए जनरल पब्लिक को कि आप आओ और हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करो, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना है. और प्रोस्पेक्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, किस तरीके से बनता है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट. ये एक डॉक्यूमेंट है, मैंने बताया था ये थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. विच कंटेन्स ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. इस डॉक्यूमेंट के अंदर सभी की सभी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस होती हैं टू द इशू. एंड टू द इशू मीन्स इशू से रिलेटेड. इशू क्या कर रहे हैं हम? शेयर्स और डिबेंचर्स. जो हम शेयर्स और डिबेंचर्स या फिर जो भी हम इशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी जितनी भी सूचनाएं हैं, वो इस प्रोस्पेक्टस में होती है. एंड थ्रू विच, और जिसकी हेल्प से कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक. कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है एप्लीकेशन के लिए कि आप अपना सब्सक्रिप्शन के लिए हमें पेमेंट दो. फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स. किसके सब्सक्रिप्शन के लिए? शेयर्स और डिबेंचर्स की. ठीक है, जब एक पब्लिक कंपनी बाहर जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब फॉर हिज शेयर्स और डिबेंचर्स, इट हैज़ टू इशू अ प्रोस्पेक्टस. सिंपल. ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट क्या है? हम प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करते हैं? बिना प्रोस्पेक्टस के क्या हमारा काम नहीं चलेगा? देखिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. फर्स्ट वन, टू इनवाइट पब्लिक. बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो यही है कि पब्लिक को इनवाइट करना है टू परचेज शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट वन, कंडीशन सप्लाई. मतलब जो हम शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक को दे रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन है, मतलब ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, इससे रिलेटेड डिविडेंड कितना मिलेगा, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड, या इंटरेस्ट कितना आपको दिया जाएगा डिबेंचर्स पर, तो ये सब इंफॉर्मेशन किस में दी होती है? प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है. अगर आप इतने डिबेंचर्स परचेज करते हो तो आपको किस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप ये शेयर्स परचेज करते हो तो आपको किस रेट पर डिविडेंड मिलेगा. ये सब चीज़ें किस में गिवन होती है? हमारे प्रोस्पेक्टस में. नेक्स्ट वन, टू मेक लायबल द प्रोमोटर. प्रोमोटर जो स्टार्टिंग की प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेस की,
ठीक है। हमारे जो कंपनी जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है उसकी जो स्टार्टिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो कौन करता है, हमारा प्रोमोटर करता है। तो प्रोमोटर को लायबल करना है कि प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके लिए लायबल कंपनी नहीं है, ना ही उसके मेंबर्स हैं। कौन लायबल है, प्रोमोटर्स। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन छाप दी जाती है कंपनी के बारे में तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, प्रोमोटर रहेगा, क्योंकि ये किसका काम है, प्रोमोटर का। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ है, अभी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो भी एक्टिविटीज़ है वो कौन करता है, प्रोमोटर करता है ना हमारा। तो प्रोस्पेक्टस में गिवन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए लायबल किसको माना जाएगा, प्रोमोटर को। उसको हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा, डिटेल्ड एनालाइज करना पड़ेगा कि कोई इंफॉर्मेशन गलती से गलत तो नहीं छप गई है। जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाए कि हाँ प्रोस्पेक्टस में सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसके बाद ही वो आगे जाके उसको रजिस्ट्रार के पास भेजेगा या फिर इशू करेगा टू द जनरल पब्लिक। ओके। कंटेंट। अब देखिए मेन कंटेंट, हम प्रोस्पेक्टस के अंदर ज़्यादातर किस किस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मेन कंटेंट में क्या आएगा, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड सिग्नेटरीज ऑफ MOA। मेन ऑब्जेक्ट जो कंपनी हमने बनाई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, ठीक है। एक तो हम इसके बारे में प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे। दूसरा, जितने भी जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने सिग्नेचर किया है किस पर, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, उन सभी के नाम और एड्रेस किस भी गिवन होंगे, इस प्रोस्पेक्टस में गिवन होंगे। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है हमारी, जिसके लिए हमने शेयर्स या अपने मंगवाई हैं। शेयर कैपिटल में इशूड कैपिटल और हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, दो तरह की कैपिटल है। उसके बारे में टोटल प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारी प्रोस्पेक्टस में गिवन होनी चाहिए। इशूड एंड ऑथराइज्ड दोनों कैपिटल के बारे में हमारे प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए कि हम कितनी कैपिटल इशू कर रहे हैं और कितने के लिए हम ऑथराइज हैं, मतलब कितनी से ज़्यादा हम अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कितने अमाउंट तक की हम शेयर कैपिटल मार्केट में जनरल पब्लिक से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज्ड और इशूड दोनों ही कैपिटल्स बतानी हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। टाइप्स, हमने कितनी तरह की शेयर कैपिटल हमारी कंपनी इशू कर रही है, कितने नंबर, 5000 कर रही है, 10,000 कर रही है, कितने इशू कर रही है या कितने के लिए ऑथराइज है, उसका भी। पावर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और अगर आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं शेयर्स खरीद के, तो आपकी राइट्स क्या रहेंगे, आपके पावर्स क्या रहेंगे, ठीक है। मैनेजरियल पर्सोनल। मैनेजरियल पर्सोनल कौन होता है, जो जैसे जो मैनेज कर रहे हैं हमारी कंपनी की, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, उनके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन किसमें गिवन होती है, हमारे प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। नेम एंड एड्रेस, उनका नेम, एड्रेस, एवरीथिंग इज टू बी गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में जो उसको अमाउंट कलेक्ट करना होता है अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या करने के लिए, कवर अप करने के लिए, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक से मंगवाती है, मतलब मिनिमम अमाउंट जो पब्लिक से मंगवाती है फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इट इज़ देयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अमाउंट टू बी कलेक्टेड, जो अमाउंट कलेक्ट करना है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्टिंग में ही बिल्कुल, ताकि उसके प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस हैं, जो स्टार्टिंग के जो एक्सपेंसेस है वो कवर अप हो सके, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो कितना मंगवा सकती है या मंगवा रही है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोस्पेक्टस में गिवन है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। मीन्स आपको एप्लीकेशन पे कितना पैसा देना है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, वो सब इंफॉर्मेशन भी हमारे प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है। शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब जो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए हैं हमने
किसके बिहाफ पर? देखिए, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमने असेट खरीदी, ठीक है, अब असेट खरीदी तो हम क्या करेंगे, सामने वाले को पेमेंट करेंगे। अब मान लीजिए कैश में हमारे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले को शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू कर देंगे कि देखिए अगर हमने आपको पेमेंट की तो आपको पेमेंट तो सिर्फ एक ही बार मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर शेयर्स इशू करते हैं तो जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका हिस्सा एक डिविडेंड के तौर पे प्रॉपर अमाउंट आपको हर साल या हर क्वार्टर या हर जिस हाफ ईयर या जो भी सिस्टम से कंपनी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। तो बेनिफिट किस में हुआ ज़्यादा? शेयर्स में हुआ ना। और अगर उसको कम रिस्क की चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, डिबेंचर्स ले लेगा। डिबेंचर्स में उसको हर महीने या जो हर साल जिस भी हिसाब से उनका सिस्टम मतलब कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है, कई बार पेमेंट कैश में करने की बजाय जो उसके क्रेडिटर्स हैं उसको पेमेंट कैश में करने की बजाय क्या करती है, उनको शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर देती है, ठीक है ना। यस, शेयर प्रीमियम। अगर हम शेयर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो कितने अमाउंट का प्रीमियम पर शेयर हम ले रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे प्रोस्पेक्टस में दी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंडर राइटर। अंडर राइटर, अगर हमने कोई अंडर राइटर नियुक्त किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है, तो उसका नाम और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्यों? अगर मान लीजिए कभी कोई कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है इन फ्यूचर रिगार्डिंग एनी ऑफ द सेट्स और एनी ऑफ द कंडीशन, तो उस सिचुएशन में जो अंडर राइटर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि वो उस लाइबिलिटी को कवर अप कर सके, पूरा अपने ऊपर उसको ले सके, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस के स्टार्टिंग में जो खर्चे होते हैं, जैसे प्रोमोटर्स को देने हैं हमें, बिजनेस के असेट्स छोटी मोटी जो परचेज की है उसको देने हैं हमें, ठीक है, स्टॉक खरीदा है थोड़ा मोटा उसका हमें पेमेंट करना है। तो इस तरह के काफ़ी सारी क्या होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। वो सब खर्चे क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट हमें प्रोस्पेक्टस में लिखना है। और ये खर्चे कौन बियर करेगा या फिर कौन देगा कंपनी की तरफ से, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेकर, तो इसका नाम भी हमें प्रोस्पेक्टस में देना है। नेक्स्ट वन इज प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? आपको बताया था, जो कंपनी की प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ को करते हैं, बिल्कुल। अमाउंट टू बी गिवन एंड देयर इंटरेस्ट इन कंपनी। प्रोमोटर्स को कितने पैसे दे रहे हैं हम, कितनी फीस पे करके हमने प्रोमोटर्स को हायर किया है, और अगर वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उनका कितना इंटरेस्ट है, मतलब कितना हिस्सा है, कितना प्रॉफिट्स में उनका हम मान के चलते हैं कितना शेयर है, ठीक है। अगर शेयर है तो किस वजह से कितने हिस्से तक वो कंपनी के लिए क्या रहेंगे, एज ए लायबिलिटी वर्क करेंगे, ओके। ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हैं उनको कंपनी को ऑडिट करते हैं। अब ऑडिटर का नाम, एड्रेस और उसने कितनी फीस ली है या कितनी फीस लेगा, हमने कितनी फीस में उसको अपॉइंट किया है ऑडिटर को, तो वो सब चीज़ें भी, इंफॉर्मेशन भी गिवन होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। डिटेल्स ऑफ बिजनेस, हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, नेशनल कर रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, बिजनेस की जितनी भी डिटेल है वो सब किसमें गिवन होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस में। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, हमने कहाँ कहाँ से प्रॉपर्टी ली है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ली है, ये सभी इंफॉर्मेशन किसमें गिवन होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टस में। और पेमेंट का तरीका, हम पेमेंट का तरीका कौन सा अपना रहे हैं, एक तो कैश में पेमेंट देके या फिर शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करके,
वो पेमेंट का तरीका भी हमने अभी आपको पहले बताया था। रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल्स, अगर मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमने बनाया है, अगर उसके अंदर मेंबर्स को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी किसी भी चीज़ पर बैन लगा हुआ है, चाहे कि वो मीटिंग कितनी अटेंड कर सकते हैं या फिर इस मामले में वो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, उसका वोटिंग राइट क्या रहेगा, अगर इस तरीके की कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो उसको प्रोस्पेक्टस में भी देना बहुत ज़रूरी है। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, अगर कोई व्यक्ति हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है, उसकी जांच पड़ताल करना चाहता है, तो उसके लिए भी आपको किस जगह पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलेगी और किस समय पर जाकर आप इनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो चीज़ भी प्रोस्पेक्टस में गिवन होनी चाहिए। लास्ट वन इज़ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे नहीं सभी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी रेलिवेंट इम्पोर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स, पार्टीज़ के नाम, ठीक है, किस पार्टी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और डेट किस तारीख को हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में गिवन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करने की बजाय स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। इन दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है? प्रोस्पेक्टस हम तब इशू करते हैं जब हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जब हमें जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ये हम डायरेक्टली रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं। ऑलराइट, अब देखिए इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। व्हेन कंपनी विद शेयर कैपिटल, जब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल उसने लगाई है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है, तो उस केस में उसको क्या इशू करना पड़ेगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, व्हेन प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइवेट कंपनी है हमारी, वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस वक्त भी उसे प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। व्हेन होल कैपिटल इज रिसीव्ड, पूरी की पूरी कैपिटल हमें मिल गई है, जो हमने सब्सक्रिप्शन के लिए हमने जो सोचा था अमाउंट कि हमें इतना सब्सक्रिप्शन के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो सारी की सारी कैपिटल हमें ऑटोमेटिकली मिल गई है। कैसे मिल गई है? जादू से नहीं, ये हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो खुद के कॉन्टैक्ट हैं, उन सब ने हमारी हेल्प की हमारे इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कलेक्ट करने में, और उन सब की हेल्प से हमने सफिशेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर लिया। अब जब हम जनरल पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पहले से पैसा है, लोगों ने पहले से हमारी मदद कर दी, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब ने हमारी हेल्प कर दी। अब हमारे पास इतना अमाउंट हो गया कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपने कर सकते हैं कवर, तो उस सिचुएशन में भी हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ना कि प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, वो भी रजिस्ट्रार को, जनरल पब्लिक को नहीं। नेक्स्ट वन, व्हेन कंपनी इज नॉट इशूइंग इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। अगला है जब जो कंपनी है वो शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक को इशू नहीं कर रही है। मैंने भी आपको बताया पब्लिक को कभी इशू नहीं करेंगे, जब हमारे पास जो कैपिटल का अमाउंट है वो हमारी रिलेटिव्स की हेल्प से कलेक्ट हो जाएगा। व्हेन कंपनी हैज़ सोल्ड, जब कंपनी अपने सारे के सारे जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं किसको सेल कर देती है? अंडर राइटर को दे देती है। अब जनरल पब्लिक को तो देगी नहीं, क्यों? अंडर राइटर को इसने सेल कर दी। अब अंडर राइटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो आगे जाके जनरल पब्लिक को इनवाइट करें। कंपनी अपने किससे, लायबिलिटी से निफराम हो गई कि अब उसको किसी भी तरह की मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई भी खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये सारी चीज़ें, सारी की सारी जो डेंजर की जो भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंडर आ गई? अंडर राइटर के, ब्रोकर की, ठीक है। अब वो सारा का सारा जितना भी नुकसान है किसको झेलना पड़ेगा? अंडर राइटर। हमने तो हमारा सारा का सारा जितना भी कैपिटल था वो सेल कर दिया अंडर राइटर को। अंडर राइटर का काम ही यही होता है, ठीक है ना, कि जनरल पब्लिक को इनवाइट करे। इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। कंटेंट सेम एज,
कंटेंट इसका स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या क्या होता है, सेम जैसा कि प्रोस्पेक्टस में गिवन होती है वही सेम कंटेंट स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में भी गिवन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, ये जनरल पब्लिक को भी सेंड किया जाता है। हम प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस को जनरल पब्लिक को सेंड किया जाता है रजिस्ट्रार के साथ साथ, वो सिर्फ रजिस्ट्रार को ही सेंड करना पड़ेगा हमें स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सो दिस इज योर टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट नंबर 2 एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट। सो योर टुडेज होमवर्क इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार थोरो कंप्लीटली चैप्टर को देखना है। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसको पूछिएगा और इसके नोट्स अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।